जो संविधान को नहीं मानता वो भारतीय कैसे हो सकता है? जो संविधान को नहीं मानता वो भारतीय कैसे हो सकता है? और इसीलिए मैं सवाल पूछता हूँ भारतीयों को जो संविधान को मानते हैं, और जब संविधान की बात करते हैं तब स्वाभाविकतया संविधान के निर्माता की भी याद करते होंगे। और फिर मेरा सवाल है कि क्या कभी इन भारतीयों को यह प्रश्न उपस्थित हुआ इनके सामने कि क्या डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने भी भारत के स्वतंत्रता संग्राम में कुछ योगदान दिया है? भारत की स्वतंत्रता में कुछ योगदान दिया है? ऐसा प्रश्न किसी के भी मन में शायद ही उपस्थित हुआ हो, कुछ सरफिरे लोगों को छोड़कर, जिनको हमेशा कुछ ना कुछ व्यवस्था से जो प्रश्न पूछते हैं, व्यवस्था से जो सवाल पूछते हैं, ऐसे कुछ लोगों को अपवाद छोड़ दीजिए, बाकी आम भारतीयों के मन में यह सवाल ही नहीं आता। क्यों नहीं आता? क्योंकि बहुत बार जिसको ब्रेन वॉशिंग कहा जाता है, जिसको कंडीशनिंग कहा जाता है, इस प्रकार का हमारा ब्रेन वॉशिंग किया जाता है, हमें कंडीशनिंग किया गया है। अभी नहीं, स्वतंत्रता पूर्व काल से ही पीढ़ियों को कंडीशन्ड किया गया है, ब्रेन वॉश किया गया है, पूर्वग्रह दूषित किया गया है। हमें 1920 से ही यह बताया गया कि स्वतंत्रता आंदोलन मतलब कांग्रेस द्वारा चलाया जाने वाला आंदोलन। बाद में जब कांग्रेस का नेतृत्व गांधी जी के अधीन हो गया, तब हमें यह बताया गया सारे ही लोगों को, स्वतंत्रता का आंदोलन मतलब श्री गांधी जी के नेतृत्व में चलाया, कांग्रेस द्वारा चलाया गया स्वतंत्रता का आंदोलन। और फिर उस समय की, आज की मीडिया गोदी मीडिया है सत्ता पक्ष की, उस समय की मीडिया कांग्रेस की गोदी मीडिया थी। और कांग्रेस की गोदी, इतना ही नहीं, विदेशी मीडिया भी कांग्रेस समर्थक थी, क्योंकि भारत का मीडिया, भारत के कांग्रेस के नेता विदेशों को, जो विदेशी पत्रकारों को, विदेशी मीडिया को, विदेशी जनमानस को जितना बताते थे उतना ही उनको जानकारी मिलती थी। डॉक्टर अंबेडकर एक जगह कहते हैं, उनको पूछा गया कि भारत में लोग अंग्रेजी तो जानते नहीं, फिर आपने अपना साहित्य अंग्रेजी में क्यों लिखा? उन्होंने कहा कि मेरे लोगों को तो मैं बता सकता हूँ, परंतु विदेशों को मेरी स्थिति, मेरे भारत की स्थिति, मेरे लोगों की स्थिति बताने का अवसर ही मुझे नहीं मिल रहा है। कम से कम यदि मैं अंग्रेजी में कुछ लिखता हूँ तो उनको मेरे लोगों की, मेरे देश की स्थिति की जानकारी प्राप्त होगी। और शायद वह भारत में और भी लोग रहते हैं, भारत में पददलित नाम का एक वर्ग भी अस्तित्व में है, और उनके बारे में विचार करने के लिए प्रवृत्त होंगे, उनके लिए विचार करने के लिए प्रवृत्त होंगे। इसीलिए मैं अंग्रेजी में, तो इस प्रकार से इस गोदी मीडिया ने, सारे ही माहौल ने उस पीढ़ी को भ्रमित कर दिया और यह कहा कि स्वतंत्रता का आंदोलन गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस ने मिला। और फिर स्वतंत्रता आंदोलन के पश्चात जो स्वतंत्रता मिली, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू पहले प्रधानमंत्री हुए। अब तो ठप्पा ही लग गया ना कि कांग्रेस ने स्वतंत्रता दिलवाई, और इसीलिए कांग्रेस के सर्वे सर्वा गांधी जी के उत्तराधिकारी पंडित जवाहरलाल नेहरू पहले प्रधानमंत्री बन गए। परंतु मैं चाहता हूं कि कुछ मिथकों से मुक्ति मिल जाए, कुछ मिथकों से मुक्ति मिल जाए। पहला मिथक तो यह है कि केवल गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस द्वारा स्वतंत्रता आंदोलन चलाया गया। कांग्रेस और गांधी के अलावा भी डॉक्टर अंबेडकर, सुभाष चंद्र बोस और
और सरदार भगत सिंह जैसे क्रांतिकारियों की एक परंपरा भारत में विद्यमान थी। इन सारे ही लोगों ने अपने प्राणों का, क्रांतिकारियों ने विशेष तौर पर अपने प्राणों का बलिदान देकर स्वतंत्रता संग्राम में अपना योगदान दिया। सुभाष चंद्र बोस के बारे में तो हम सब लोग जानते ही है। उनकी मृत्यु विमान दुर्घटना में हुई या नहीं, अब तक यह मिस्ट्री बनी हुई है। उनको चाहने वाले आज भी सोचते हैं कि शायद कहीं वह जिंदा हो। परंतु जब हम 15 अगस्त मनाते हैं तो इन लोगों का भी नाम नहीं लिया जाता। डॉक्टर आम्बेडकर का नाम कौन लेगा? गांधी जी की प्रतिमा लगाई जाती है सार्वजनिक कार्यक्रम में, शायद उसके साथ साथ अभी राष्ट्रपति जी की प्रतिमा लगाई जा रही होगी, या प्रधानमंत्री की भी लगाई जाएगी, जिनका या जिनके वैचारिक पूर्वजों का स्वतंत्रता में क्या योगदान रहा है मुझे मालूम नहीं। परंतु स्वतंत्रता सेनानियों ने जो किया उसके फल आज बीजेपी को मिल रहे हैं। उसके फल आज राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को मिल रहे हैं, जिनका स्वतंत्रता संग्राम में कोई भी योगदान नहीं था, और फिर भी कांग्रेस को रात दिन कोसते हैं। फिर भी कांग्रेस को कोसे बगैर प्रधानमंत्री का या किसी भी मंत्री का कोई भी भाषण नहीं होता। और इसीलिए कुछ दिन पहले घोषणा की है कि 15 अगस्त से पहले हम 14 अगस्त को विभाजन की विभीषिका का दिवस मनाएंगे। मैं यदि चाहे मेरे मित्र सोम कुंवर जी मैत्री इंडिया के, तो मैं इस संबंध में निश्चित तौर पर कल या परसों आपसे बात करना चाहूँगा। और मैं उल्लेख करना चाहूँगा तत्कालीन प्रधानमंत्री, पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू का 14 अगस्त 1947 के मध्य रात्रि का ट्रिस्ट विद डेस्टिनी भाषण का मैं अवश्य उल्लेख करना चाहूँगा कि पार्टीशन की ओर वह कैसे देखते हैं, और 70 साल बाद, 75 साल बाद मोदी जी पार्टीशन की ओर कैसे देखते हैं। क्या एक तरफ जवाहरलाल नेहरू आगे बढ़ने की, जख्मों को न कुरेदते हुए आगे बढ़ने की बात करते हैं, और दूसरी तरफ 75 साल पुराने जख्म कुरेद कर उनको और हरा भरा कर विभाजनवादी फिर से द्विराष्ट्रीय धर्म के आधार पर द्विराष्ट्रीय सिद्धांत की बात करना चाहते हैं। शायद इस पर हम फिर कभी बात करेंगे। तो कहने का मतलब यह है कि गांधी जी का योगदान जरूर है, कांग्रेस का योगदान जरूर है, परंतु डॉक्टर आम्बेडकर, सुभाष चंद्र बोस या क्रांतिकारियों की परंपरा, इनका योगदान भी दुर्लक्षित नहीं किया जा सकता। इनको भी, इनके स्वतंत्रता संग्राम में इनके योगदान की भी हमें अवश्य जानकारी लेनी चाहिए, और उनको भी इसका श्रेय जितना संभव हो दिया जाना चाहिए। मिथ भूल जाना चाहिए निर्माण किया हुआ 70 साल पहले कि केवल गांधी और कांग्रेस के प्रयास से स्वतंत्रता मिली। दूसरा मिथ है स्वतंत्रता की व्याख्या के संबंध में। गांधी जी स्वयं कहते हैं, बाद में बाबा साहब आम्बेडकर क्या कहते हैं मैं बाद में बताऊंगा, मगर गांधी जी स्वयं कहते हैं, क्या कहते हैं, स्वतंत्रता मिली उस समय 1940 15 अगस्त 1947 के बाद, शायद कभी तो भी उन्होंने कहा है। तो कहते हैं गांधी जी कि मुस्लिमों के समय में देश परतंत्र था, लोग आज़ाद थे। देश परतंत्र था, लोग स्वतंत्र थे। ब्रिटिशों के समय में देश परतंत्र हुआ, लोग भी परतंत्र हो गए। 15 अगस्त 1947 के बाद देश स्वतंत्र हुआ, परंतु लोग परतंत्र है।
अब इसका अर्थ कांग्रेस वाले लोगों से पूछिए कि गांधी जी ने ऐसा क्यों कहा, कहाँ कहा, यह मैं बताऊंगा, परंतु ऐसा क्यों कहा उनसे पूछिए। और यहाँ पर मैं अब डॉक्टर आम्बेडकर का उल्लेख चाहता हूँ। डॉक्टर आम्बेडकर पर यह आरोप किया जाता है कि देश, जब गांधी जी के नेतृत्व में देश कहते हैं, जैसे अभी मोदी कहते हैं कि मेरे साथ 130 करोड़ लोग हैं। मोदी जी हर भाषण में क्या कहते हैं, मेरे साथ 130 करोड़ लोग हैं, जबकि वास्तव यह है कि मोदी जी को केवल 39% वोट मिले हैं, 61 नहीं है उनके साथ। फिर भी मोदी दावा करते हैं मैं मोदी जी की विचारधारा को नहीं मानता, फिर भी मैं मोदी जी को अपना प्रधानमंत्री मानता हूँ। मैं मोदी जी की विचारधारा को नहीं मानता, परंतु फिर भी मेरे भारत के लोगों ने मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाया, इसलिए मेरे भी प्रधानमंत्री मोदी जी है। भले ही मुझे मोदी जी दलित कहकर मेरी स्वतंत्रता पर आघात करे, परंतु मैं मोदी जी को प्रधानमंत्री मानता हूँ। यह बात तो वैसी है ना जैसे डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर 1951 में संसद में कहते थे, एक बहस चल रही थी, उस बहस के दरमियान डॉक्टर आम्बेडकर कहते हैं सर्वोच्च न्यायालय के एक निर्णय पर टिप्पणी कर दी थी डॉक्टर आम्बेडकर ने लॉ मिनिस्टर के रूप में। तो किसी ने आक्षेप ले लिया कि सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय पर टिप्पणी करना मंत्री महोदय के लिए अच्छी बात नहीं है। तो डॉक्टर आम्बेडकर कहते हैं कि जब मैं वकीली कर रहा था कोर्ट में, तब मैं न्यायाधीश को हमेशा कहता था यदि उसका निर्णय मुझे संतुष्ट नहीं करता था तो मैं उनसे कहता था कि I am bound to obey your judgment, sir. I am bound to obey your judgment, but I am not bound to respect it. But I am not bound to respect it. मैं भी मोदी जी से कहना चाहता हूँ, मोदी जी, I am bound to accept you as a prime minister because you are elected prime minister of this country, but I am not bound to respect your ideology. I am not bound to respect your ideology, but I am bound to respect you as my prime minister because you are a elected prime minister of this country. तो यह इस प्रकार से बात है। तो फिर गांधी जी कहते थे, डॉक्टर अंबेडकर और गांधी जी में यही विवाद की बात थी। क्या विवाद की बात थी? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने गांधी जी के नेतृत्व में स्वतंत्रता संग्राम में कभी भी हिस्सा नहीं लिया। क्यों नहीं लिया? क्या डॉक्टर अम्बेडकर नहीं चाहते थे कि स्वतंत्रता मिलनी चाहिए भारत को? डॉक्टर अम्बेडकर नहीं चाहते थे कि भारत ब्रिटिशों के शासन से मुक्त हो? जरूर चाहते थे, इसीलिए तो आज बात कर रहे हैं ना। जरूर चाहते थे, परंतु फिर भी गांधी जी के नेतृत्व में उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में योगदान क्यों नहीं दिया? क्योंकि डॉक्टर अंबेडकर का स्वतंत्रता संग्राम में योगदान जानना है तो स्वतंत्रता से पहले की और स्वतंत्रता के बाद की भारतीय समाज की स्थिति को जानना जरूरी है। कैसा था भारतीय समाज और कैसा है आज भी समाज? जब ओबीसी का परिचय ओबीसी मंत्री करके दिया जाता है, दलित मंत्री का परिचय दलित मंत्री करके दिया जाता है, तो कैसा है भारत का समाज? डॉक्टर अंबेडकर कहते थे कि भारत का समाज एक विभाजित विखंडित समाज है। कैसा है भारत का समाज? अलग अलग धर्मों में बटा हुआ समाज है। उसमें से एक धर्म हिंदू धर्म बहुसंख्यकों का धर्म है। हिंदू धर्म 4 वर्णों पर आधारित वर्ण व्यवस्था को मानता है। 4 वर्ण में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र हैं। पहले 3 वर्ण तो सही अर्थों में शुद्ध वर्ण माने जाते हैं और शूद्र 3 वर्णों का गुलाम है। शूद्र क्या है? 3 वर्णों का गुलाम है। तो गुलामी हिंदू धर्म में है। गुलामी वर्ण व्यवस्था में ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य का गुलाम शूद्र। और फिर भारत के हिंदू समाज में
एक बड़ा तबका ऐसा है जो वर्ण व्यवस्था से बाहर है, उसको परिया कहा जाता है, अछूत कहा जाता है, अस्पर्श कहा जाता है, अदृश्य कहा जाता है, अनटचेबल कहा जाता है, अनसीएबल कहा जाता है, अनअप्रोचेबल कहा जाता है, अवर्ण भी कहा जाता है। और यह हिंदू वर्ण व्यवस्था के बाहर होने के बावजूद भी चारों वर्ण का गुलाम है। तो हिंदू धर्म व्यवस्था में, हिंदू वर्ण व्यवस्था में, हिंदू जाति व्यवस्था में हजारों साल से कुछ समाज घटकों को गुलाम बनाया गया है। रही महिलाओं की बात, तो हिंदू धर्म की व्यवस्था ही पुरुष सत्ताक व्यवस्था है। तो सारी ही महिलाएं, ब्राह्मण महिला नहीं होती, ब्राह्मण जाति की महिला भी शूद्र मानी जाती है हिंदू धर्म में, क्योंकि वह द्विज नहीं है। इसको फिर मैं कभी बताऊंगा। वह द्विज नहीं है, इसलिए वह भी शूद्र मानी जाती हैं। और जैसे शूद्र गुलाम है, वैसे ही हिंदू धर्म में सारी ही महिलाएं पुरुष की गुलाम हैं। और इसीलिए तो तुलसीदास जी कहते हैं, ढोल, शूद्र, पशु, गवार और नारी। नारी को कौन से कैटेगरी में रखा है? शूद्र की कैटेगरी में। किसी धर्म पंडित ने इसको चैलेंज किया है आज तक कि तुलसीदास के इस मत से हम सहमत नहीं? ऐसा कभी सुना है? मैंने तो नहीं सुना। कभी सुना हो तो मुझे बताइए। किसी शंकराचार्य ने, किसी धर्म पंडित ने आज भी यदि कोई कह दे कि उनके तुलसीदास के विचारों से हम सहमत नहीं हैं, तो नारी का स्थान किसके बराबर है? शूद्र के बराबर है। यदि वर्ण व्यवस्था में शूद्र गुलाम है, तो नारी कैसे मुक्त हो सकती? और डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर यह सवाल गांधी जी से पूछते थे कि स्वतंत्र भारत मतलब क्या? भारत की स्वतंत्रता मतलब क्या? क्योंकि इस देश में दो प्रकार के समुदाय हैं। एक तो जो केवल ब्रिटिशों का गुलाम है, क्योंकि ब्रिटिश शासन विदेशी शासन है। परंतु दूसरा बड़ा समुदाय ऐसे हैं जिसमें शूद्र आते हैं, जिसमें अछूत आते हैं, जिसमें शायद आदिवासी भी आते हैं, और जिसमें सारी महिलाएं आते हैं। यह समाज हिंदू धर्म में जो ब्रिटिशों के गुलाम हैं परंतु सवर्ण हैं, इनका भी गुलाम है, तो दोहरी गुलामी हो गई। तो क्या स्वतंत्र भारत में ब्रिटिशों के जाने के बाद हम सब तो विदेशी शासन से मुक्त होंगे, परंतु यह शूद्र, यह अछूत, यह महिला हिंदू धर्म द्वारा आरोपित गुलामी से मुक्त होंगे? गांधी जी ने इसका जवाब अंत तक नहीं दिया। और फिर डॉक्टर आम्बेडकर गांधी जी को कहते थे कि यदि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद शूद्र ऊपर के 3 वर्णों का गुलाम ही रहेगा, अछूत 4 वर्णों का गुलाम ही रहेगा, और महिला पुरुषों की गुलाम ही रहेगी, तो ऐसी स्वतंत्रता मुझे नहीं चाहिए, क्योंकि मेरी दूसरी गुलामी भी नष्ट करने वाली स्वतंत्रता मुझे चाहिए। मैं उस स्वतंत्रता संग्राम का हिस्सा हूँ जहाँ पर मेरी दोनों दासताएं, मेरी दोनों गुलामियाँ नष्ट हो जाएंगी। विदेशियों द्वारा आरोपित गुलामी और अपने ही लोगों द्वारा आरोपित गुलामी, दोनों गुलामी नष्ट होगी। इसीलिए मैं गांधी जी आपके साथ नहीं आना चाहता, क्योंकि आप पहली गुलामी, ब्रिटिशों की गुलामी से तो मुक्ति चाहते हो, परंतु आपके ही हिंदू धर्म के लोगों ने शूद्र, अछूत और महिलाओं को जो गुलाम बनाया है, उनके मुक्ति की बात आप नहीं करते। इसीलिए मैं ऐसी स्वतंत्रता आंदोलन में, आपके नेतृत्व में, मैं ऐसे आंदोलन में सहभागी नहीं होना चाहता। गांधी जी ने जवाब नहीं दिया। इसके कुछ उदाहरण भी मैं आपको एक उदाहरण देना चाहूँगा। जब राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में बड़े प्रयासों से
डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने अछूतों के लिए, पददलितों के लिए स्वतंत्र मतदार संघ प्राप्त किए। इसके बाद में मैं थोड़ा देर बाद में इस पर बात करूंगा कि उस क्या है उसका अर्थ। तब गांधी जी ने प्राणांतिक उपोषण किया, आमरण अनशन किया। गांधी जी को डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर 1931 में पहली बार मिले। जब गांधी जी ने निर्णय किया कांग्रेस की ओर से वो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में जाने वाले हैं, तब तक पहला अधिवेशन समाप्त हो गया था और करीब करीब डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर के प्रयासों से माहौल बन गया था कि पददलितों को स्वतंत्र मतदार संघ दिए जाएंगे। मुंबई में मुलाकात हुई और गांधी जी से पूछा डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने कि भाई स्वतंत्र मतदार संघ की मांग के संबंध में आप क्या सोचते हैं। तो गांधी जी ने वहीं पर कह दिया कि मैं मर जाऊंगा परंतु पददलितों को स्वतंत्र मतदार संघ नहीं दूंगा, क्योंकि यदि स्वतंत्र मतदार संघ दिए जाते हैं तो पददलित हिंदू धर्म से अलग हो जाएंगे, धर्म की दासता से मुक्त हो जाएंगे। मैं उन्हें धर्म की दासता से मुक्त नहीं होने देना चाहता। बड़े दुख से डॉक्टर आम्बेडकर कहते हैं बाद में कि गांधी जी ने भारत की स्वतंत्रता के लिए कभी भी आमरण अनशन नहीं किया, परंतु पददलितों को मिले हुए अधिकार छीनने के लिए निश्चित तौर पर गांधी जी ने आमरण अनशन किया। क्या कोई अपेक्षा कर सकता है कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जैसी व्यक्ति जो उस समय भी और स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भी, संविधान का निर्माता होने के बाद भी हिंदू धर्म की धर्म व्यवस्था, हिंदू धर्म की वर्ण व्यवस्था, हिंदू धर्म की जाति व्यवस्था के गुलाम थे, स्वयं संविधान में मुक्ति की घोषणा करने के पश्चात भी, और इसीलिए मुक्ति के लिए जिस धम्म में जाति नहीं है, जिस धम्म में वर्ण नहीं है, ऐसे बुद्ध धम्म का स्वीकार अपनी मुक्ति के लिए करना पड़ा। क्या उनसे अपेक्षा की जाती है कि वह गांधी जी के स्वतंत्रता संग्राम में, गांधी जी के नेतृत्व में सहभागी होकर अपनी दूसरी गुलामी को और मजबूत करने के लिए योगदान दे? संभव नहीं था। आइए डॉक्टर आम्बेडकर के योगदान के बारे में बात करते हैं। उसके पहले एक सवाल संविधान सभा से पूछना चाहिए कि यदि कांग्रेस मानती थी कि डॉक्टर अंबेडकर का भारत के स्वतंत्रता संग्राम में कोई भी योगदान नहीं, तो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को जब संविधान सभा से उनकी सदस्यता समाप्त हो गई थी पार्टीशन के बाद, तो फिर से कांग्रेस में संविधान सभा में क्यों लाया? उनको मसौदा समिति का अध्यक्ष बनाकर उनको संविधान के निर्माण का दायित्व क्यों सौंप दिया? भाई, जिसका स्वतंत्रता संग्राम में कोई योगदान ही नहीं माना जाता, उसको स्वतंत्र भारत का संविधान लिखने का दायित्व किसने सौंपा? संविधान सभा ने सौंपा। और संविधान सभा में कांग्रेस 75% से भी ज़्यादा बहुमत में थी। कांग्रेस नहीं चाहती थी कि डॉक्टर आम्बेडकर संविधान का निर्माण करे, तो डॉक्टर आम्बेडकर मसौदा समिति में नहीं जाते थे। इसके लिए जब मई 1947 में भारत के विभाजन की घोषणा हुई तो डॉक्टर आम्बेडकर का सदस्यत्व समाप्त हो गया। तो 30 जून 1947 को तत्कालीन संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद मुंबई के मुख्यमंत्री को पत्र लिखते हैं कि डॉक्टर अंबेडकर की सेवाएं संविधान के निर्माण के लिए अति आवश्यक है और इसीलिए मुंबई विधानमंडल से उनको अविरोध पुनर्निर्वाचित कर संविधान सभा में भेजा जाए। क्या उस समय
कांग्रेस के किसी सदस्य ने राजेंद्र प्रसाद जी से पूछा कि मिस्टर राजेंद्र प्रसाद या श्री राजेंद्र प्रसाद या आदरणीय राजेंद्र प्रसाद जी, जिसने गांधी जी को अपने सारे पॉलिटिकल करियर में गांधी जी का विरोध किया, कांग्रेस का विरोध किया, जिसका स्वतंत्रता संग्राम में कोई योगदान नहीं है, उसको हम फिर से क्यों संविधान सभा में लाना चाहते हैं भाई। इतना ही नहीं, 3 जुलाई 1947 को इसी प्रकार का पत्र सरदार वल्लभ भाई पटेल मुंबई के मुख्यमंत्री को और कांग्रेस के प्रमुख को लिखते हैं कि डॉक्टर अंबेडकर अविरोध चुन कर आने चाहिए या अविरोध, या आपकी जिम्मेदारी है। क्या सरदार वल्लभ भाई पटेल से तो किसी को कुछ पूछने की हिम्मत ही नहीं थी, कांग्रेस वाले पूछते नहीं थे। मगर क्या कभी कांग्रेस ने सोचा है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल क्यों चाहते थे भाई। हाँ, कभी कभी कांग्रेस के सदस्य कहते थे कि ये संविधान में गांधी कहीं नहीं है, और इसलिए नहीं है कि स्वतंत्रता संग्राम में गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस ने जो स्वतंत्रता संग्राम चलाया है उसमें अंबेडकर कहीं नहीं थे, इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन में गांधी कहीं नहीं है। दो बातें, एक तो गांधी के नेतृत्व में स्वतंत्रता संग्राम में सहभागी होने का सवाल ही नहीं था, और दूसरा जब अंबेडकर संविधान लिख रहे हैं तो उसमें गांधी का आना तो संभव ही नहीं था, इसलिए संविधान में गांधी कहीं नहीं। परंतु संविधान सभा को और कांग्रेस के सदस्यों को यह एहसास था कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने अपनी तरह से भारत के स्वतंत्रता संग्राम में योगदान दिया है। वह भी भारत की स्वतंत्रता चाहते थे, उनका भी योगदान है, भले ही उस समय हम नहीं मानते थे, परंतु ऐसे स्वतंत्रता सेनानी को जो संविधान के, भारत को जैसा संविधान चाहिए, समानता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय पर आधारित जो भारत का संविधान का निर्माण करना है, लोकतांत्रिक गणराज्य का संविधान का निर्माण करना है, एक ही आदमी सक्षम है। हमारे कांग्रेस के पास ऐसा कोई नहीं है, और इसीलिए डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को मसौदा समिति का अध्यक्ष बनाया गया। और आइए इस परिप्रेक्ष्य में हम डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का स्वतंत्रता संग्राम में योगदान की बात करते हैं, परंतु इस योगदान को भी थोड़ा सा अलग नज़रिए से देखना पड़ेगा। गांधी जी के आंदोलन को थोड़ा सा संक्षेप में हम देखते हैं। 1909 में पहली बार वोटिंग राइट दिए गए, पहली बार मुसलमानों को स्वतंत्र मतदार संघ दिए गए, और पहली बार विधानमंडलों का निर्वाचन हुआ। कांग्रेस सहभागी थी। कांग्रेस ने कई प्रांतों में सत्ता भी स्थापित की, सत्ता भी मिली, सर्वोच्च सत्ता ब्रिटिशों के अधीन थी। इसको कहते हैं औपनिवेशिक स्वराज, मतलब सत्ता तो ब्रिटिशों की रहेगी, परंतु शासन प्रशासन में भारतीयों की हिस्सेदारी को औपनिवेशिक स्वराज कहा जाता था। तो कांग्रेस औपनिवेशिक स्वराज से पूर्ण स्वतंत्रता की ओर जा रही थी। गांधी जी के भी आंदोलन को 1920 के बाद के आंदोलन को हम देखते हैं तो यही दिखाई पड़ेगा कि जितना औपनिवेशिक स्वराज के माध्यम से मिलता है उतना लेना चाहिए, और अधिक स्वतंत्रता के लिए आंदोलन करना चाहिए। यही कांग्रेस की नीति थी। और इसीलिए 1919 में जब साउथबरो कमीशन आया, उन्होंने वोटिंग राइट्स को थोड़ा सा एक्सटेंड कर दिया। उसके बाद में फिर राज्य में विधानमंडल बने, राज्य में मंत्रिमंडल बने। कांग्रेस ने इलेक्शन में भाग लिया, ब्रिटिशों की सत्ता होते हुए भी कांग्रेस ने सत्ता में भी आ गई, तो मिलता था उतना लेते थे और अधिक मिलने के लिए संघर्ष करते थे। साइमन कमीशन का बहिष्कार किया, परंतु साइमन कमीशन के बाद जो चुनाव हुए उस चुनाव में गांधी और कांग्रेस सहभागी थे। कांग्रेस सत्ता में आई, प्रांतों में सत्ता बनाई। तो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस किसके लिए थी? राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस परतंत्र भारत को औपनिवेशिक स्वराज देने के लिए
संविधान के निर्माण के लिए थी। मैं ज़रा केयरफुली बात करना चाह रहा हूँ। परतंत्र भारत को औपनिवेशिक स्वराज देने के लिए एक संविधान के निर्माण के लिए राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई थी। यह संविधान ब्रिटिश पार्लियामेंट द्वारा स्वीकृत किया जाना था, जो भारत में लागू होना था और भारत में लागू होने के पश्चात भारत में औपनिवेशिक स्वराज की प्रक्रिया और आगे बढ़नी थी। इस संविधान के निर्माण में कांग्रेस सहभागी थी। गांधी स्वयं इस संविधान के निर्माण में सहभागी थे। ब्रिटिशों का विरोध नहीं किया उन्होंने कि हम ये बायकॉट करते हैं, हमको संविधान नहीं चाहिए, हमको औपनिवेशिक स्वराज नहीं चाहिए, नहीं कहा उन्होंने। सहभागी थी और संविधान पारित हुआ 1935 में, जिसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 कहा जाता है। कांग्रेस के सहयोग से हुआ, भारतीय प्रतिनिधियों के सहयोग से हुआ। डॉक्टर आम्बेडकर भी थे, उसका जिक्र मैं बाद में करूंगा। 1936 में चुनाव हुए, उसके आधार पर चुनाव में कांग्रेस भी थी और कांग्रेस ने चुनाव जीते भी और अनेक प्रांतों में कांग्रेस की सत्ता भी स्थापित हुई। तो यह सहयोग था ब्रिटिशों से। गांधी जी के नेतृत्व में भी सहयोग और संघर्ष, यह दोनों नीतियां चलती थी। 1939 में दूसरा महायुद्ध हुआ। ब्रिटिशों की अवस्था बड़ी गंभीर हो गई। ब्रिटिश चाहते थे कि भारत भी द्वितीय महायुद्ध में ब्रिटिशों को सहायता करे, ब्रिटिशों के साथ रहे। गांधी जी को अब लगा कि यह ऐसा अवसर है कि ब्रिटिश सत्ता कमज़ोर हो गई है, ब्रिटिश सत्ता को भारत की ज़रूरत है। और इस परिप्रेक्ष्य में यदि कांग्रेस पूर्ण स्वतंत्रता की मांग करती हैं तो शायद स्वतंत्रता जल्दी मिलेगी। और इसीलिए गांधी जी ने क्विट इंडिया आंदोलन 1942 में आरंभ किया, जो बाद में सबको अरेस्ट करने के बाद लोगों का उत्स्फूर्त आंदोलन बन गया। कुछ समय तक चलता रहा, बाद में जिसको फिजल आउट होना बोलते हैं, बाद में वो आंदोलन कहाँ गया किसी को मालूम नहीं। आज 1942 के आंदोलन से स्वतंत्रता मिली वगैरह वगैरह बहुत सारी बातें कही जाती हैं। बाद में वह आंदोलन समाप्त हो गया, परंतु यह एक ही आंदोलन ऐसा था जहाँ कांग्रेस ने क्विट इंडिया का आंदोलन चलाया गया, ऐसा माना जाता है। परंतु उसके पहले ज़रूर 1930 में जब नेहरू कांग्रेस के अध्यक्ष थे तब पूर्ण स्वतंत्रता प्रस्ताव पारित किया, परंतु 1942 तक कभी भी कांग्रेस ने पूर्ण स्वतंत्रता की बात नहीं की, औपनिवेशिक स्वराज की बात करते रहे।